Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs revision of ढींगरा ENT। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एयर वाले पोर्शन के MCQs को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तीनों जर्म लेयर से निकलती है। ओके, बोनी लाबायरंथ तकरीबन 14 सेंटर से ओसिफाई होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो नर्व सप्लाई होती है वो 3 जगह से आती है, ऑरिकुलर टेम्पोरल, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल। ओके, मीडियल साइड पे ग्लोसोफेरेंजियल होती है, लैटरल साइड पे ऑरिकुलर टेम्पोरल एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टेपीज की फुट प्लेट। ये ओवल विंडो को कवर करती है। राउंड विंडो को कवर करने वाली स्कैल्टरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। स्टेपीज का जो फुट प्लेट का एरिया होता है वो तकरीबन होता है 3.2 स्क्वायर मिलीमीटर। पिना 90 से लेकर 95% अडल्ट साइज को 5 से लेकर 6 ईयर में अटेन करता है। मिडल ईयर की सेंसरी इनर्वेशन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से आती है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। सिटाली एंगल को साइनोड्यूरल एंगल भी कहते हैं। नॉर्मल ईयर के अंदर कौन सी बातें सही है यहाँ पर जो लिखी हुई है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन है। लाइक पिन्ना को अपवर्ड बैकवर्ड लैटरली मूव करना होता है। एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल के जो बोनी पार्ट होता है उसमें कोई सीरोमिनस ग्लैंड नहीं होता, और जो डिहिसेंस होती है या आउटर कार्टिलेजिनस कैनाल के अंदर होती है। अब कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो एक कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, जो कॉर्नर सेप्टम होता है जो स्क्वेमस सेल को डीप पेट्रोजल सेल से सेपरेट करता होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अपीयरेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपीयरेंस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर दोगे तो उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। ओके, होता है इफेक्ट। अब सुपरफिशियल मास्टोइडेक्टमी परफॉर्म कर रही है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है वो टिम्पैनोमास्टोइड सूचर होता है। एंडोलिव स्कैला मीडिया के अंदर होता है। मिडल ईयर और यूस्टेशियन ट्यूब के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो आप रेडिकल मास्टोइडेक्टमी में आप खराब कर देते हो। ठीक हो गया। और रेडिकल मास्टोइडेक्टमी किस कंडीशन में की जाती है? ओटाइटस मीडिया के अंदर। ओके, जो स्टेपीज का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ से निकलता है? वो रिचर्ड कार्टिलेज से निकलता होता है। इसके बाद बैरा ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स। जो बैरा की इंटरप्रिटेशन होती है वो एज के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट है 17 एमसीक्यू। 17 एमसीक्यू ये है कि फीटस में अगर इनर मैल फॉर्मेशन होती है तो वो किस वजह से हो सकती है, कौन से टेराटोजेनिक एक्सपोजर की वजह से हो सकती है? तो रेडिएशन, जर्मन मीजल्स जिसको रूबेला कहते हैं, इन सब की वजह से हो सकती है। इसके बाद सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस ड्यू टू फ्यूरासीमाइड। फ्यूरासीमाइड की वजह से सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, तो वो हमारे कौन से सेल के डैमेज की वजह से होता है? कोई सेल नहीं बल्कि स्ट्राइवेस्कुलरिस को नुकसान पहुंचा देती है ये। इसके बाद जैकॉब्सन नर्व के बारे में क्या बात गलत है, तो ये सुपीरियर गैंग्लिया ऑफ वेगस की ब्रांच नहीं होती बल्कि टिम्पैनिक ब्रांच वाली आपने पढ़नी है। 20 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 20 एमसीक्यू ये है कि अगर हेड 60 डिग्री बैकवर्ड टिल्ट हो रहा है तो कौन से किनाल स्टिमुलेट होती है? तो उसको रट्टा मार लेना। 60 डिग्री पोस्टीरियर साइड पर जो किनाल स्टिमुलेट होती है वो लैटरल होती है। ओके, डोरिलो किनाल किस नर्व को ट्रांसमिट करती है? डोरिलो किनाल एब्ड्यूसेंट नर्व को ट्रांसमिट करती है। कोस्टन सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? ओटैल्जिया वर्टाइगोटिनाइटिस होता है, लेकिन रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ये नहीं होता। ऑपरेशन ऑफ चॉइस फॉर कोआलिसेंट मास्टोइडाइटिस। तो कोआलिसेंट मास्टोइडाइटिस है जिसको आप, एक होता है एक्टिव होता है, एक लेटेंट होता है। ठीक हो गया। तो जो कोआलिसेंट के लिए हम क्या करते हैं? कॉर्टिकल। तो सी फॉर कोआलिसेंट और सी फॉर कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी होती है। ओके, कफ रिस्पॉन्स आता है ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ एयर कैनाल, तो वो किसकी वजह से होता है? वो वेगस नर्व की वजह से होता है, 10th क्रेनियल नर्व की वजह से होता है। अब इतना बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है कि हेयरिंग कम हो गई है। 512 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क से पता चला कि जो रीनीस टेस्ट है वो नेगेटिव है। रीनीस टेस्ट नेगेटिव का मतलब क्या है? 20 से ज़्यादा है, बोन कंडक्शन ज़्यादा हो गई है। ओके, जो वेबर टेस्ट है वो लेफ्ट ईयर में ज़्यादा अच्छे से फील हो रहा है, लैटरलाइज हो गया है। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड पर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं 25 का। अच्छा, ये तो हो गया, बीटा हो गया, राइट सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ मिनाइड डिजीज। तो मिनाइड डिजीज का कौन सा टिपिकल फीचर नहीं होता? तो जो मिनाइड डिजीज होता है उसमें पल्सेटाइल टीनाइटिस वगैरह व्हाट आएगा, फ्लक्चुएटिंग डेफनेस होती है, लेकिन पल्सेटाइल टीनाइटिस नहीं होता। पल्सेटाइल टीनाइटिस ये आपने कॉस्टिन्यूरोमा वाले टॉपिक में पढ़ना है, ग्लोमस ट्यूमर वाले में। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में कौन सा फीचर
सही नहीं है। तो जो माइटोटिक फिगर्स में हाई होती है ये बात गलत है। ग्लू ईयर के लिए, जिसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है मेनिंगोटमी विद वेंटिलेशन ट्यूब इंसर्शन, जिसको ग्रोमेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फेशियल पैरालिसिस विद टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर। तो FT से रट्टा मार लो। ओके, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में फेशियल नर्व की पैरालिसिस होती है। पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट है, अगर इसको आपने नहीं कंट्रोल किया तो ये क्या करवा देगी, तो ये करवा देती है सेकेंडरी कोलिस्टीटोमा, पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट। नेक्स्ट है 30 ईयर ओल्ड मेल, एटिक कोलिस्टीटोमा है, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। तो इस केस में कौन सा ऑपरेशन करना पसंद करोगे आप, तो किनाल वाल डाउन करोगे। ओके, एक्सेंट्रेशन वगैरह। 32 की तरफ चलते हैं, हेयरिंग लॉस इन न्यूनेट, इसको असेस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं लेकिन बैरल से अच्छा कोई भी नहीं है। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेस मैक्सिमम हेयरिंग लॉस। तो जो मैक्सिमम हेयरिंग लॉस होता है वो ओसिकुलर डिसरप्शन की वजह से होता है विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सीगल स्पेकुलम यूज करते हैं, तो सीगल स्पेकुलम से सब चीजें मिल जाती है लेकिन एक चीज नहीं मिलती, वो क्या चीज होती है। तो सीगल स्पेकुलम से आप फॉरेन बॉडी को रिमूव नहीं कर सकते, प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, मूवमेंट को देख सकते हो। अब ग्रेडिनिको सिंड्रोम जो कि पीट्रोसाइटस में होता है, ओके, तो इसमें क्या ठीक नहीं है। ओके, ग्रेडिनिको सिंड्रोम में 3D होते हैं, उसको भी आप देख लेना। ओके, तो क्या ठीक नहीं है, तो पहली बात कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस से एसोसिएटेड होता है। पीट्रोसाइटस है, नहीं, ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। ओके, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी ठीक है, वो है एब्सेस इन द पीटरस एपेक्स, इसकी वजह से नहीं होता। मिडल ईयर पैथोलॉजी के अंदर यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, तो जो वेबर टेस्ट होगा, ओके, राइट साइड पे है, तो जो वेबर टेस्ट होगा वो भी लैटरलाइज हो जाएगा सेम साइड पर। सेंसोरी न्यूरल के अंदर ऑपोजिट साइड की तरफ आ जाता है। इसके बाद 25 ईयर ओल्ड वुमेन सफरिंग फ्रॉम बायलैटरल हेयरिंग लॉस फॉर 6 ईयर्स, जो कि प्रेगनेंसी से बढ़ गया है। प्रेगनेंसी से बढ़ गया है तो उसका मतलब क्या है, ऑटोसेक्लोरोसिस। और ऑटोसेक्लोरोसिस के अंदर कौन सी करवाती है, आपकी ES देखने को मिलती है। इसके बाद यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है, तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, आपको डेसिबल SL देखने को मिलता है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के लिए। ओके, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। इसके बाद नेक्स्ट है ओटो कॉस्टिक इमिशन। ओटो यानी आउटर ईयर से प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया, तो आउटर ईयर सेल है। स्पीच फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है, स्पीच फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 500 यानी 20 से लेकर 2K तक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो जो कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वर्बल्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं। वर्टाइगो एसोसिएटेड विद सडन डेफनेस, नहीं, ये नहीं होता। 42 की तरफ चलते हैं, डिक्रीज बोन कंडक्शन है, तो अगर बोन कंडक्शन कम हो रही है इसका क्या मतलब है, बोन कंडक्शन कम हो रही है डेट मीन्स कि जो सेंट्रल पाथवे या कोक्लिया नुकसान, कोक्लिया में कोई इरिटेशन आ गई है, नुकसान पहुंच गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ओके, तो ये है कि अगर कोई एक विंडो फंक्शन कर रही है तो वो नॉर्मल हेयरिंग के लिए सफिशिएंट है, ये बात गलत है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दोबारा से आ गया है, तो जो हमारे कॉक्लियर डक्ट होता है वहाँ पर पेरीलिम्फ नहीं बल्कि एंडोलिम्फ होता है। वेस्टिबुलर फंक्शन को चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए आप बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे लिखे हैं। गैल्वेनिक स्टिमुलेशन भी होती है, फिस्टुला टेस्ट भी होता है, इसके अलावा कोल्ड कैलोरिक टेस्ट भी होता है। कैलोरिक स्टिमुलेशन होती है वो किस चीज़ के फंक्शन को डिटरमिन करती है, लैटरल सेमी सर्कुलर केनाल, और रट्टा मार लेना 60 डिग्री बैकवर्ड पे देखते हैं। कोगन सिंड्रोम के बारे में क्या बात गलत है, तो कोगन सिंड्रोम के बारे में ये बात गलत है कि यहाँ पर सिरोलॉजी नहीं होती साइफिलस के लिए। इसके बाद निस्टैग्मस टू द लेफ्ट किससे नहीं होगा। ओके, तो अगर आप कोल्ड वाटर, अच्छा इसका निमोनिक है काउस, कोल्ड वाटर से ऑपोजिट साइड पे होगा, वार्म वाटर से सेम साइड पे होगा। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल प्रोड्यूस निस्टैग्मस टू द राइट, ऐसे ही कोई है, दोबारा आ गया है। तो अगर वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है राइट साइड पर तो वो यहाँ पे निस्टैग्मस नहीं कराएगा राइट साइड पर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी सर्कुलर केनाल आर पेयर्ड सिनर्जिस्टिकली, तो हमारी कौन सी होती है। ओके, राइट हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, इसके अलावा राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट सुपीरियर, इसको नोट कर लेना। डिक्स हालपाइक टेस्टिंग है, तो इसमें जो निस्टैग्मस होता है सेंट्रल ओरिजिन का। ओके, जो निस्टैग्मस होता है वो उस वक्त तक होता है जब एक हेड स्पेसिफिक पोजीशन में रहता है, लेटेंट क्रिटिकल पोजीशन के अंदर होता है, ठीक हो गया। डिक्स हालपाइक टेस्टिंग हम किसके लिए करते हैं, बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो वगैरह के लिए करते गए। ओके, तो वही नीचे MCQ आ गया डिक्स हालपाइक, और इसको ठीक करने के लिए एप्ली मैनूवर करते गए। जो फेलप साइन होता है ये आपको ग्लोमस जुगुलरी में देखने को मिलता है। 54 ये है कि ब्लीडिंग हो रही है, पेन टिनाइटिस है, प्रोग्रेसिव डेफनेस है, रेड स्वेलिंग है, इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पीछे, और न्यूमैटिक स्पेकुलम अप्लाई करने पे ब्लांच होती है, तो उसको आपने
क्या नहीं कर सकते इसके ट्रीटमेंट के अंदर, तो इंटरफेरोन अप्लाई नहीं करना आपने। ब्राउन साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ग्लोमस ट्यूमर के अंदर। ग्लोमस ट्यूमर में फेलिप साइन भी होता है। ओके, ऑटोमाइकोसिस को ठीक करने के लिए क्या यूज़ नहीं करेंगे? तो ऑटोमाइकोसिस फंजाई से होता है तो सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। ड्राई ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? खुद ब खुद हील हो जाता है। एंटीबायोटिक ड्रॉप आपने यूज़ नहीं करने होते। ओके, पानी से बचाना होता है। ऑल आर ट्रू अबाउट एयर वैक्स, तो एयर वैक्स के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो एयर वैक्स को पीरियोडिकली रिमूव करना चाहिए, नहीं जब तक वो इम्पैक्ट ना करे। परफोरेशन कोलिस्टीटोटोमा की वजह से कौन सी होती है? तो उसको रट्टा मार लो, एटिक पोस्टीरियर सुपीरियर वाली। ओके, इसके बाद एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन दो होती है, एक्स्ट्रा क्रेनियल, इंट्राक्रेनियल। तो ये सारी एक्स्ट्रा इंट्राक्रेनियल है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रेनियल बाहर जो पड़ी हुई है वो कौन सी है यहाँ पर? ओके, फेशियल पैरालिसिस है, हेयरिंग लॉस है, और इसके अलावा लेबरेंथाइटिस है। ये आपकी एक्स्ट्रा क्रेनियल है। बाकी इंट्राक्रेनियल है जिसमें सबड्यूरल एब्सेस और मेनिंजाइटिस वगैरह आ जाती है। कोलिस्टीटोमा के बारे में क्या बात है? ठीक है, कोई ट्यूमर नहीं है। ओके, तो कोलिस्टीटोमा ये मिसनोमर है कि कोई ट्यूमर है? कोई ट्यूमर नहीं होता कोलिस्टीटोमा। ओके, तो कोलिस्टीटोमा के बारे में बात ये ठीक है कि बोन को इरोड करता होता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो जब भी एब्सेस बनेगा तो आपने क्या करना होता है? एनसीएन ड्रेनेज वगैरह करना होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी होती है। ओके, और मास्टर्डेक्टमी में है। इस बात है 53, तो सॉरी 63 है। पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट है, पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट विद कोलिस्टीटोमा। तो इसमें क्या नहीं करेंगे? ओके, तो इसके अंदर मेनिंजोप्लास्टी नहीं करेंगे। क्यों? हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ग्राफ्ट वगैरह करें। इसके बाद पिकेट फैंसी ग्राफ ऑफ टेम्परेचर, तो ये कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है? इसको रट्टा मार लो, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वगैरह। ग्रेटिनिको सिंड्रोम में 3D होते हैं, जिसमें एक डी हो गया डिप्लोपिया आ गया। ओके, और एक आप डी पेन भी कह सकते हैं जिसको आप, और लास्ट में एयर डिस्चार्ज वगैरह आ जाती है। तो 65 MCQ हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।